नमस्कार, सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। वेनेजुएला, छोटा वेनिस, आज का सुलगता मुद्दा। सरस्वती सागा में हम कोशिश करते हैं कि जो बड़ी जियोपॉलिटिकल या करंट अफेयर्स की घटना होती है उसके पीछे का इतिहास हम आपके सामने रखें, क्योंकि कोई भी जियोपॉलिटिकल घटना अचानक से नहीं होती, उसके पीछे लंबी कहानी होती है। और वेनेजुएला की कहानी तो हम बहुत सुन चुके हैं कि कैसे यूएस आर्मी ने वेनेजुएला में जाके वहां के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया और यूएस ले आए। जो ऑफिशियल वजह बताई गई वो थी ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्कोटिक्स पे जो उन पे केस चल रहा था यूएस में, उसके तहत गिरफ्तार किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि असल वजह है वेनेजुएला का बड़ा ऑयल रिजर्व। लेकिन एक और बड़ी वजह है जो ज्यादा चर्चा में नहीं है। एक जूइश कंपनी, इलियॉइट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म, दुनिया की हेज फंड्स के लिए सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, जिसका सीधा इंटरेस्ट वेनेजुएला के रिफाइनरी में है। वैसे तो ट्रंप ही आज के सबसे आगे बढ़ते किरदार हैं, लेकिन और भी बड़ी बड़ी कहानियां इस घटना के पीछे है, और भी एंगल हैं। और एक बड़ा एंगल जो है वो है जूइश एंगल, इजराइल का एंगल, जियोनिस्ट एंगल। वेनेजुएला हमेशा से इजराइल के खिलाफ रहा है। तो आज इसी एंगल पे, जिसका एक बहुत बड़ा रोल है ये जो इवेंट हुई है उसके पीछे, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपकी क्या राय है। जो एक हकीकत हम सब सुन रहे हैं वो ये कि कैसे वेनेजुएला का जो 300 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व है, जो ओरिनोको बेल्ट है उनका, वहां पे सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है। 20वीं सदी में अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एक्सॉन, शेवरॉन, कोनोको फिलिप्स, ये ऑयल का बिजनेस वेनेजुएला में करती थी। वेनेजुएला जो ऑयल से कमाई करता था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वॉशिंगटन जाता था। ये बातें हम सब जान चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक घटना जो इससे जुड़ने वाली थी वो भी शुरू हुई यूएस में। 1977 में एक जू बिजनेसमैन पॉल सिंगर ने एक कंपनी शुरू की, इलियॉइट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। $1.3 मिलियन की ये कंपनी तब शुरू हुई 1977 में। 2025 आते आते इस कंपनी का वर्थ $76 बिलियन है। इलियॉइट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी अब जो छोटी कंट्रीज होती हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाती हैं, उनकी जो बॉन्ड्स होती है वो कम दामों में खरीद के लिटिगेशन में जाकर उन बॉन्ड्स के ज्यादा पैसे कमाती है। इस लेवल तक वो कंपनी आ चुकी है। जैसे हमारे यहाँ उघरानी होती है कि कोई प्रॉब्लम है, उसकी जमीन खरीद ली, उस प्रॉब्लम को निपटा के हमने ज्यादा बड़े पैसे में वो जमीन बेची। इस तरह का काम ये बड़ी छोटी छोटी कंट्रीज के साथ ये कंपनी करती है। इतनी बड़ी आज हो चुकी है। पॉल सिंगर एक आर्डेंट जू है। वो अपनी जूइश कम्युनिटी के लिए बहुत काम और बहुत फंडिंग करते हैं। आईपैक, AIPAC, अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जो अमेरिका में जू लोगों के लिए काम करती है, उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है पॉल सिंगर। बहुत बड़े बड़े डोनेशंस भी इस कमेटी को वो देते हैं। ये जो आईपैक है, जूइश कमेटी है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पॉल सिंगर है, उसने 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में करीब $100 मिलियन की फंडिंग की थी प्रमोशन के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ वोट लाने में एक बहुत मेजर रोल अदा किया था। घटनाक्रम में आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला का जो ऑयल है वो बहुत हैवी है। जैसे सऊदी अरेबिया का जो ऑयल है वो लाइट है, उसको रिफाइन करना थोड़ा सरल होता है। वेनेजुएला ऑयल को रिफाइन करने के लिए स्पेशल टाइप की मशीनरी चाहिए, रिफाइनरी चाहिए। हर एक रिफाइनरी इसको रिफाइन नहीं कर सकती। वेनेजुएलन गवर्नमेंट ने 1976 में एक कंपनी एस्टैब्लिश की, PDVSA, पेट्रोलियोस द वेनेजुएला। जैसे हमारे यहाँ ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस हैंडल करने के लिए, वैसे ही ये कंपनी वेनेजुएला में ऑयल एंड नेचुरल गैस हैंडल करती है। ऑयल रिलेटेड सारे कामकाज, ड्रिलिंग, एक्सप्लोरिंग, सब कुछ इस कंपनी के तहत होते हैं वेनेजुएला में। क्योंकि वेनेजुएला का ज्यादातर ऑयल यूएस से जाता था, तो वेनेजुएला की इस कंपनी ने यूएस में एक कंपनी खरीदी, सिटगो, 1983 में। ये एक बहुत बड़ी रिफाइनरी थी और वेनेजुएला का हैवी ऑयल यहाँ पर बड़ी मात्रा में रिफाइन हो जाता था। इसका ओनर वेनेजुएला की कंपनी थी। ये कंपनी सिटगो टेक्सास में बेस्ड है। अब तक वेनेजुएला और यूएस के संबंध अच्छे थे, बल्कि एक समय ऐसा था जब जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि वेनेजुएला हमारा बेस्ट फ्रेंड है। वेनेजुएला ऑयल रिच था लेकिन पॉलिटिकली डिपेंडेंट था। और फिर 1999 में आए प्रेसिडेंट ह्यूगो चावेज,
और उनका मानना था कि जो वेनेजुएलन ऑयल है वो वेनेजुएलन लोगों के काम आना चाहिए, उसका प्रॉफिट पूरा का पूरा वेनेजुएला के लिए होना चाहिए। और ऐसे शुरू हुआ यूएस और वेनेजुएला के बीच में एक फ्रिक्शन। शावेज ने ऑयल इंडस्ट्री को पूरी तरह से नेशनलाइज किया, जो फॉरेन इंटरफेरेंस था उसको बिल्कुल कम किया, जो ऑयल में से पैसा आता था वो उनकी कंट्री के स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में लगाया। एक बहुत पॉपुलर लीडर रहे। उनका भी कू करवाया गया, उनको हटाया गया गद्दी से, लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर वो वापस अपनी गद्दी ले चुके थे। हालांकि यूएस ने मना किया कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं था, लेकिन बाद में पता चला डॉक्यूमेंट से कि यूएस पूरी तरह से जानकार था इस घटना का। और निकोलस मदुरो के आने के बाद हालात और बिगड़ गए, ऑयल प्राइसेस गिर गई, यूएस ने काफी सारे सैंक्शंस लगा दिए। वेनेजुएला ने यूएस के अलावा और मार्केट्स ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने रिश्ते बढ़ाए ईरान से, चाइना से, क्यूबा से, जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया। यूएस और वेनेजुएला के बीच टकराव बढ़ते चले गए। इधर पॉल सिंगर की जो कंपनी थी वो भी बढ़ती चली गई, एक बहुत ह्यूज कंपनी, बल्कि वर्ल्ड की आज सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स में से एक है एलियोट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। वेनेजुएला गवर्नमेंट और उनकी जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी थी PDSVA, उनके कर्ज बढ़ते चले गए, उनके क्रेडिटर्स को पैसा देना मुश्किल हो गया और इसी मामले में एक केस यूएस में चला। इधर PDSVA जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी थी उसका केस कोर्ट में आया, उधर एलियोट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने एक नई कंपनी लॉन्च की, अंबर एनर्जी, 2024 में। PDSVA की जो यूएस में कंपनी थी सिटगो, उसका मूल्य बहुत बड़ा था। यूएस ने जब सैंक्शंस लगा दिए तो सिटगो ने यूएस के रूल्स अपनाए और उन्होंने वेनेजुएला ऑयल को रिफाइन करना बंद कर दिया। अब वो सऊदी का और वहां का ऑयल रिफाइन करते थे, लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो वेनेजुएला का ऑयल रिफाइन कर सकती थी और इस वजह से उसकी कीमत बिलियंस में थी। और इसीलिए PDSVA के ये जो बॉन्ड्स ऑक्शन हुए वो खरीद के एलियोट मैनेजमेंट हासिल करना चाहता था यूएस की ये कंपनी सिटगो, जी ये रिफाइनरी सिटगो, और ऐसा ही हुआ। उस ऑक्शन में उन्होंने जो बिड किया, उनकी बिड को कोर्ट ने मान्य रखा और अब सिटगो अंबर एनर्जी के पास है। एक जूइश बिजनेसमैन ने उसको हासिल कर लिया। वेनेजुएला हमेशा से एंटी इजराइल रहा है, एंटी जियोनिस्ट रहा है, वो हमेशा से गाजा के फेवर में रहा है, बल्कि उन्होंने हमास को भी सपोर्ट किया है। निकोलस मदुरो ओपनली इजराइल के खिलाफ बोलते थे, जूस के खिलाफ बोलते थे, एंटी जियोनिस्ट थे। अभी जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो वहां के VP ने भी यही स्टेटमेंट दी है कि ये एक जियोनिस्ट चाल है। 2009 में जब इजराइल ने गाजा पे अटैक किया तब मदुरो ने इजराइल के साथ बिल्कुल संपर्क कट कर दिए। और जो जू लोग हैं वो अपनी कंट्री के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखते हैं। पॉल सिंगर जो एक जू थे वो सिटगो हासिल कर चुके थे, रिफाइनरी तो आ गई थी, अब वेनेजुएला का ऑयल आना बाकी था। ट्रंप हमेशा से ओपनली इजराइल के सपोर्ट में बोले हैं। जनवरी 3, 2026 को ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो ट्रंप कोरोलरी रन करेगा और शुरुआत होगी सिटगो से। वेनेजुएला की जो ऑयल कंपनी है PDSVA, वो ये मानती है कि उनकी हालत खराब है, उनकी पाइपलाइंस की हालत खराब है और अगर उसका रिपेयर भी करना है तो करीब $58 बिलियन की जरूरत उन्हें है और पैसा जूइश बिजनेसमैन के पास बहुत होता है। तो साइमल्टेनियसली चलती हुई दो घटनाक्रम है ये। जूइश कम्युनिटी दुनिया की ऐसी कम्युनिटी है जिसके पास बहुत पैसा है, जो बहुत ही मेहनतू कम्युनिटी है और बहुत मेहनत करके बहुत बड़ा एक एम्पायर पूरी दुनिया में जूइश कम्युनिटी ने एस्टैब्लिश किया है। कई सरकारें उनके इशारों पे चलती है, बल्कि कहीं ना कहीं यूएस जैसी बड़ी गवर्नमेंट भी उनकी जो इच्छाएं हैं उनको मान देती है। जूइश कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है यूएस की पॉलिसी मेकिंग में भी, और वही रोल शायद रहा वेनेजुएला के इस घटनाक्रम में भी। जूज एक इंस्पिरेशन है कि कैसे सदियों से घेरे जाने के बाद भी ये कौम लड़ती रही और खड़ी रही और आगे बढ़ती रही। अपना बिजनेस का व्याप इतना बढ़ा देती हैं कि छोटी मोटी कंपनीज नहीं, छोटी मोटी कंट्रीज में ये अपना सौदा करती हैं। वेनेजुएला में हुआ, अब देखते हैं आगे उनके लिस्ट पे कौन सा देश है। नमस्कार, जय हिंद।